स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th के अंतर्गत जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, जिसको RH विटेकर ने दिया था। जिसमें पहला जो जगत है जगत मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक और पांचवा जंतु जगत। तो अभी हम मुनेरा जगत के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मुनेरा जगत में जीवाणुओं के बारे में अभी तक हम अध्ययन जारी रखा है। जीवाणु क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अब हमको जानकारी आगे लेनी है, आगे हमको स्टडी करना है किसके बारे में, कि जीवाणुओं में जो जनन होता है वह अलैंगिक होता है, कायिक होता है, तथा कुछ लैंगिक जनन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कायिक या वर्धी जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार से जीवाणु में अलैंगिक जनन होता है, ये सारे टॉपिक आप लोगों ने क्लियरली पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे जो डीएनए का जो पुनर्संयोजन कहलाता है, अर्थात जीवाणुओं में जो लैंगिक जनन तो नहीं पाया जाता है, लेकिन लैंगिक जनन जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसे हम लोग आनुवांशिक पुनर्योजन कहते हैं, पुनर्संयोजन कहते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग होगी आनुवांशिक। तीसरा जो जनन का प्रकार है वो होगा आनुवांशिक पुनर्योजन या पुनर्संयोजन। आनुवांशिक पुनर्योजन, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये हम लोगों का आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट्स। याद रखेंगे ये आनुवांशिक पुनर्योजन या पुनर्संयोजन क्या कहलाता है, इसके बारे में आप लोग पहले जान लेंगे, तब इसके क्रियाकलापों के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कैसी होती है, आनुवांशिक संयोजन में कैसे डीएनए का लेन देन होता है। तो याद रखेंगे जो लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं जीवाणुओं में, उन्हीं घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आनुवांशिक पुनर्संयोजन या आनुवांशिक पुनर्योजन के नाम से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। इसे सर्वप्रथम फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसको क्या किया था, दिया था। इसको सर्वप्रथम कौन प्रस्तुत किए थे, तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इस वैज्ञानिक ने इस आनुवांशिक पुनर्संयोजन को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था या देखा था। किस सन में, तो 1928 में। याद रखेंगे सन भी, 1928 में इस वैज्ञानिक ने आनुवांशिक पुनर्संयोजन को, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को सर्वप्रथम देखा था, प्रस्तुत किया था। इन्होंने इसको क्या नाम दिया था, तो इसको एक नियम दिया था, जैसे ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग भी कहते हैं, रूपांतरण प्रयोग ग्रिफिथ का, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रिफिथ। तो इसमें देखेंगे इन्होंने क्या कहा, क्या नियम दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था कि डिप्लोकोकस निमोनी के बारे में अध्ययन किया था। डिप्लोकोकस निमोनी एक प्रकार के क्या हैं, जीवाणु हैं।
इन जीवाणुओं के बारे में इस वैज्ञानिक ने क्या किया था, अध्ययन किया था। डिप्लोकोकस निमोनी जो कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, ये एक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं स्टूडेंट्स मनुष्यों में, जिसको हम लोग कहते हैं निमोनिया। न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, निमोनिया। तो डिप्लोकोकस निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। लेकिन ग्रिफिथ ने यहाँ पर अपने अध्ययन में देखा कि निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं, ये डिप्लोकोकस निमोनी, इसमें दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, अर्थात दो विभेद प्राप्त किए इन जीवाणुओं के। याद रखेंगे यहाँ पर इन जीवाणुओं के दो विभेद प्राप्त किए जो निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले हैं। एक ऐसे जीवाणु देख लेंगे, दो विभेद प्राप्त किए, एक ऐसे जीवाणु जो रोग उत्पन्न करने वाले थे, एक ऐसे जीवाणु जो रोग उत्पन्न करने वाले नहीं थे। तो एक को बच्चों उन्होंने नाम दिया था, याद रखेंगे, एक का नाम उन्होंने रखा था यस स्ट्रेन, एक को कहा था उन्होंने आर स्ट्रेन, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको उग्र विभेद भी कहा जाता है। उग्र विभेद या इसको यस स्ट्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे हम जस्ट आपको बताएंगे। और दूसरा अनुग्र विभेद जिसको हम लोग आर स्ट्रेन भी कहते हैं, आर स्ट्रेन। इसको वायरुलेंट स्ट्रेन भी कहते हैं, वायरुलेंट स्ट्रेन। इसको क्या कहते हैं, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। समझेंगे यहाँ पर। अब जो डिप्लोकोकस निमोनी के दो विभेद उन्होंने प्राप्त किए थे ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने, तो जो उग्र विभेद वाले थे, पहले जो विभेद वाले जीवाणु थे, ये दूसरे विभेद वाले हैं, उनकी जो सेल वॉल थी, कोशिका भित्ति थी, वो पॉलीसेकेराइड की बनी थी। याद रखेंगे हम क्या कह रहे हैं, पॉलीसेकेराइड की बनी थी। अर्थात उग्र विभेद वाले जीवाणुओं की, या उग्र विभेद जो मिले थे जीवाणु, उनकी जो कोशिका भित्ति थी पॉलीसेकेराइड की बनी थी, पहला कंडीशन। दूसरा कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो उग्र विभेद वाले जो जीवाणु थे, इनकी कोशिका भित्ति कैसी थी स्टूडेंट्स, तो चिकनी थी। कैसी थी, चिकनी थी, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्मूथ कहते हैं, स्मूथ। कोशिका भित्ति चिकनी थी। और तीसरा इसकी क्वालिटी है कि ये रोग उत्पन्न करने में सक्षम थे। ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने में क्या थे, सक्षम थे, रोग उत्पन्न कर सकते थे। दूसरे में आते हैं। दूसरा जो विभेद उनको मिला था ग्रिफिथ को डिप्लोकोकस निमोनी वाले जीवाणुओं से, तो इनका जो कोशिका भित्ति थी पॉलीसेकेराइड से नहीं बनी थी, अर्थात इसमें कोई पॉलीसेकेराइड का आवरण नहीं था, कोई पॉलीसेकेराइड का आवरण यहाँ पर नहीं पाया गया था। दूसरा, इनकी जो कोशिका भित्ति थी कैसी थी स्टूडेंट्स, इनकी कोशिका भित्ति कैसी थी, तो खुरदरी थी, जिसको हम लोग रफ वाल्ड कहते हैं, खुरदरी का क्या होता है, रफ थी। और तीसरा था इसका कंडीशंस, तीसरा इसका लक्षण था कि रोग उत्पन्न नहीं कर सकते थे, ये रोग उत्पन्न नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि दो विभेद वाले जीवाणु कैसे उनको प्राप्त हो गया। एक ऐसे जो रोग उत्पन्न करने वाले थे जिनकी कोशिका भित्ति चिकनी थी, जो पॉलीसेकेराइड की बनी थी, उग्र विभेद कहलाए। एक ऐसे
जीवाणु जिनकी कोशिका भित्ति खुरदरी थी अर्थात रफ वाल थे और रोग उत्पन्न नहीं कर सकते थे। पॉलीसेकेराइड का कोई आवरण नहीं था। यहाँ याद रखेंगे स्मूथ कोशिका भित्ति क्या होने के कारण, स्मूथ होने के कारण इन्हें यश स्ट्रेन कहते हैं। याद रखेंगे कोशिका भित्ति स्मूथ होने के कारण इसे यश से यश स्ट्रेन कहते हैं। यहाँ पर इसकी कोशिका भित्ति रफ होने के कारण आर से आर स्ट्रेन कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु के 2 विभेद प्राप्त किए, उग्र विभेद और अनुग्र विभेद। उग्र विभेद वाले जीवाणु रोग उत्पन्न कर सकते थे, अनुग्र विभेद वाले जीवाणु रोग उत्पन्न नहीं कर सकते थे। इन्होंने क्या किया कि एक एक करके इस वैज्ञानिक ने क्या किया कि पहले यश स्ट्रेन वाले जीवाणुओं को चूहिया के अंतर्गत प्रवेश कराया, माइस के अंतर्गत। तो थोड़ा हम इनके प्रयोग को देख लेते हैं। ये जो यश स्ट्रेन था, यश स्ट्रेन के जो जीवाणु मिले थे जो रोग उत्पन्न करते थे, यश स्ट्रेन वाले जीवाणु, इस जीवाणु को ग्रिफिथ ने चूहिया के अंदर इंजेक्शन द्वारा प्रवेश करा दिया। यश स्ट्रेन जीवाणु को चूहिया के अंतर्गत प्रवेश करा दिया इंजेक्शन से। कुछ समय बाद चूहिया मर जाती है क्योंकि यह रोग उत्पन्न करने वाले थे। तो कह सकते हैं कि जैसे ही यश स्ट्रेन को इंजेक्शन के द्वारा चूहिया के अंतर्गत प्रवेश कराया गया तो चूहिया के अंतर्गत निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया और कुछ देर बाद चूहिया क्या हो गई, मर गई। माइस डाइड, चूहिया मर गई। फिर उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने क्या किया कि अनुग्र विभेद वाले जीवाणुओं को फिर दूसरी चूहिया के अंतर्गत प्रवेश कराया। ये पहला था। दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि आर स्ट्रेन वाले जीवाणु को दूसरी चूहिया के अंतर्गत प्रवेश कराया, जिसके बाद उन्होंने देखा कि यह रोग उत्पन्न नहीं करने वाले थे। तो इस कारण जो चूहिया थी नहीं मरी, माइस लाइव, चूहिया नहीं मरी क्योंकि ये रोग उत्पन्न करने वाले नहीं थे। तीसरा बार इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स कि तीसरी बार इन्होंने क्या किया कि इस रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को हीट करके मार दिया, गर्म करके मार दिया, अर्थात 100 सेंटीग्रेड ताप पर हीट कर दिया, ये मर गए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हीट किल्ड यश स्ट्रेन, हीट किल्ड यश स्ट्रेन। यहाँ पर यश स्ट्रेन जीवाणुओं को गर्म करके मार दिया और फिर चूहिया के अंतर्गत क्या किया, प्रवेश कराया इंजेक्शन के द्वारा। फिर भी उन्होंने देखा कि चूहिया नहीं मरी, चूहिया माइस लाइव। फिर इन्होंने क्या किया, चौथे स्टेप में क्या किया कि हीट किल्ड यश स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ घोल दिया, मिक्स कर दिया। याद रखेंगे इन दोनों को एक ही साथ मिक्स कर दिया। तो लिख सकते हैं हीट किल्ड यश स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, इन दोनों को मिक्स करके क्या किया उन्होंने, चूहिया के अंतर्गत प्रवेश कराया, दूसरी चूहिया के अंतर्गत प्रवेश कराया और देखा। फिर उनका क्या किया, गणना किया था, कैलकुलेशन किया तो देखा कुछ देर बाद यहाँ पर चूहिया जो माइस थी वो क्या हो जा रही है, मर जा रही है। यहाँ पर माइस डाइड। तो याद रखेंगे यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इसका यश स्ट्रेन का आर स्ट्रेन में आया है होगा। उन्होंने माना था कि कोई न कोई कारक यश स्ट्रेन, हीट किल्ड यश स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में आया होगा, जिससे आर स्ट्रेन की कुछ कोशिकाएं यश स्ट्रेन में बदल गई होंगी, जिसके कारण चूहिया मर गई। तो इसमें ग्रिफिथ ने उस कारक का नाम नहीं बता पाया, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि कोई न कोई कारक हीट किल्ड यश स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में आया होगा। तो अब इसमें देखेंगे
आनुवांशिक पुनर्संयोजन में कि कैसे फ्रीडरिश ग्रिफिथ ने 1928 में रूपांतरण प्रयोग किया था, ये हम आपको बताया एक एग्जाम्पल के अनुसार। इसका जब जाएंगे सेकेंड ईयर में अर्थात 12th की क्लास में, तो ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग आपको 6वें अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। तो सामान्य जानकारी आपने प्राप्त की। अब यहाँ पर देखेंगे आनुवांशिक पुनर्संयोजन क्या होता है, इससे संबंधित, इसी से संबंधित है, तब हम आपको इतना सारी चीज़ें जानकारी दिए हैं, नहीं तो इतना बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि क्या किया है इन्होंने कि यह एक जीवाणु है यस स्टेन, जिसको हीट किल कर दिया है। तो यहाँ पर यस स्टेन ये जीवाणु है मान लेते हैं। यह जो हमको प्राप्त जीवाणु यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है? यस स्टेन का जीवाणु है। ये इसके क्या है? केंद्रकाव है, इसका साइटोप्लाज्म है। यह यस स्ट्रेन का जीवाणु है, यस स्ट्रेन। इसको हीट करके मार दिया गया और किसके साथ घोला गया है? आर स्टेन के साथ। तो याद रखेंगे इसको आर स्टेन, यहाँ पर हम आर स्टेन जीवाणु को बना देते हैं। यह इसका क्या हो गया? डीएनए हो गया। यह इसका साइटोप्लाज्म हो गया। ये हो गया आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब मिक्स किया है किसने? ग्रिफिथ ने हीट किल्ड यस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया है, अर्थात इन दोनों को मिला दिया है। तो इसके जो डीएनए था, इसके डीएनए खंडित होकर, इसके डीएनए क्या होकर? खंडित होकर किस में चले गए थे? इसके कोशिका द्रव्य में चले गए थे मिक्स करने पर। याद रखेंगे हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पर यस स्ट्रेन को मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन के साथ, तो आर स्ट्रेन का जो डीएनए है, मिक्स करने का मतलब मिला दिया है। तो यहाँ पर जो ये सेगमेंट्स हमको डीएनए का जो प्राप्त हुआ है स्टूडेंट्स, ये डीएनए का सेगमेंट्स खंड जो प्राप्त हुआ है यहाँ पर, ये किसके हैं? यस स्ट्रेन के हैं, यस स्ट्रेन के हैं। यह क्या होंगे? यह धीरे धीरे किस में प्रवेश कर जाएंगे? तो आर स्ट्रेन में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये आर स्ट्रेन में प्रवेश करेंगे तो यह जीवाणु कोशिका क्या करेगी? इसको अपना डीएनए समझकर प्रतिलिपिकरण करेगी और बनाएगी क्या चीज़? बनाएगी आर स्ट्रेन, बनाएगी आर स्ट्रेन और बनेंगे क्या चीज़? यस स्ट्रेन। क्योंकि डीएनए किसका है? डीएनए किसका आया है? यस स्ट्रेन का आया है। यहाँ पर यह प्रतिलिपिकरण करेगी, अर्थात अपने समान नए जीवाणुओं को बनाएगी। तो यह जो कोशिका है आर स्ट्रेन वाली, यह दूसरे के आए हुए डीएनए को अपना डीएनए समझने लगती है और प्रतिलिपिकरण करके जब बनाती है कौन सा? आर स्ट्रेन बनाती है। लेकिन आर स्ट्रेन 9 बनकर यहाँ पर क्या बनने लगते हैं? यस स्ट्रेन बनने लगते हैं। आप लोगों ने यहाँ देख लिया भली बात, क्यों बनने लगते हैं ये हम आपको बता रखे हैं। क्योंकि यहाँ जो डीएनए है किसका चला गया है मिक्स करने पर? तो यस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन में पहुँच गए हैं, जिसके कारण आर स्ट्रेन की कोशिकाएं किस में चेंज हो गई हैं? यस स्ट्रेन में। तो यह जो विधि है इसी को कहा जाता है आनुवांशिक पुनर्संयोजन या पुनर्योजन, क्योंकि इसी के द्वारा आनुवांशिक पदार्थ एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर रहा है और कैसे प्रतिलिपिकरण करके नए जीवाणु कोशिका का निर्माण कर रहा है, ये भी आप लोगों ने देखा। तो इसमें आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें नोट करेंगे ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम 1928 में
रूपांतरण क्रिया का पता लगाया था? ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम 1928 में रूपांतरण क्रिया का पता लगाया था। डीएनए का वह भाग जिसमें रूपांतरण की योग्यता होती है, आगे लिखेंगे, डीएनए का वह भाग जिसमें रूपांतरण की क्रिया होती है, डीएनए का वह भाग जिसमें रूपांतरण की क्रिया होती है या योग्यता होती है, रूपांतरण की क्रिया की योग्यता होती है, रूपांतरण की योग्यता होती है, उसे रूपांतरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे रूपांतरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो रूपांतरण कारक कहते हैं। तो ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम 1928 में रूपांतरण क्रिया का पता लगाया था। डीएनए का वह भाग जिसमें रूपांतरण की योग्यता होती है, उसे रूपांतरण कारक कहते हैं। इस क्रिया में एक जीवाणु का कोशिका रहित नग्न डीएनए, लिख सकते हैं, इस क्रिया में एक जीवाणु कोशिका का नग्न डीएनए एक जीवाणु कोशिका का नग्न डीएनए, जिसको केंद्रकाव कहते हैं, नग्न डीएनए, एक जीवाणु कोशिका का नग्न डीएनए दूसरे जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है। नग्न डीएनए दूसरे जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है। कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है, जिससे ग्राही कोशिका में उसके लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, जिससे ग्राही कोशिका में उसके लक्षण प्रकट होते हैं, अर्थात यहाँ आर स्ट्रेन में किसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं? यस स्ट्रेन के। तो लिख सकते हैं, जिससे ग्राही कोशिका में
कोशिका में उसके लक्षण प्रकट होते हैं। उसके लक्षण प्रकट होते हैं जैसा आप लोगों ने यहाँ पर फिगर के माध्यम से देखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका डीएनए ग्राही कोशिका में जाता है और ग्राही कोशिका में उसके मतलब किसके पूर्व वाले का डीएनए क्या होता है, आता है और उसके लक्षण भी क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, अर्थात वैसी कोशिकाएं बनने लगती हैं। तो आप लोगों ने देखा ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग और कैसे उसमें आनुवांशिक पुनर्योजन या पुनर्संयोजन हो रहा है, इसमें पहला आप लोगों ने देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग आनुवांशिक पुनर्संयोजन भी कहते हैं। अब दूसरा देखेंगे जो प्रयोग है उसको कहते हैं आनुवांशिक पुनर्संयोजन का ट्रांसडक्शन। ये ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग है। और दूसरा पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है तो याद रखेंगे, इस क्रिया में एक जीवाणु भोजी बैक्टीरिया होती है, उसके द्वारा ट्रांसडक्शन कराया जाता है। उस क्रिया को पहले समझ लेंगे। एक बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, समझेंगे हम क्या कह रहे हैं। एक बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, किस बैक्टीरिया को, तो ई कोलाई बैक्टीरिया को। तो हम मान लेते हैं ये क्या है स्टूडेंट्स, यह ई कोलाई बैक्टीरिया है। आपको पता है ना कि ई कोलाई बैक्टीरिया का ही एक प्रकार है, ई कोलाई बैक्टीरिया जिसका नाम है, इसको कहते हैं ई कोलाई। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, बैक्टीरिया। एक वायरस का हम आपके सामने बात कर रहे हैं, ये इसका क्या हो गया, ये इसका केंद्रकाभ हो गया, इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये समझेंगे, नामकरण कर देते हैं। ये हो गई सेल वॉल और ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं। ये हो गया साइटोप्लाज्म और ये हो गया न्यूक्लियाइड। ये ई कोलाई बैक्टीरिया का हमने चित्र बनाया है। इसका भक्षण एक जीवाणु भोजी बैक्टीरिया करता है, नाम में है उसका जीवाणु भोजी। यह एक क्या होता है तो रेट्रोवायरस होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। यह जीवाणुओं को क्या करता है, अपने भोजी बनाता है, अपने भोजन के रूप में, अर्थात संक्रमित करता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, इसका चित्र बना देते हैं। इसकी टेल हो गई, आप लोग चुपचाप देखते चलेंगे चित्र कैसे बन रहा है। ये टेल हो गई। ये हो गया जीवाणु भोजी विषाणु,
विषाणु, ये हो गया ई कोलाई बैक्टीरिया। ये जीवाणु भोजी विषाणु क्या करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, अर्थात इसके कोशिका भित्ति से आकर चिपक जाता है और अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है अपने टेल के माध्यम से इसमें छोड़ देता है। यह जो जेनेटिक मटेरियल है किसका है, डीएनए किसका है, तो बैक्टीरियोफेज डीएनए है, याद रखेंगे बैक्टीरियोफेज डीएनए। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे ही बैक्टीरियोफेज अर्थात जीवाणु भोजी विषाणु ई कोलाई बैक्टीरिया से जुड़ता है तो अपने टेल के माध्यम से अपना जो डीएनए होता है ई कोलाई बैक्टीरिया में छोड़ देता है। और ई कोलाई बैक्टीरिया जो होती है, ई कोलाई बैक्टीरिया ये इसके अंतर्गत आया हुआ जो डीएनए है वो नहीं जानती है कि किसी दूसरे का डीएनए हमारे कोशिका में आ चुका है, इसको पता ही नहीं होता है। और इस डीएनए को, इसके डीएनए को, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को अपना डीएनए समझने लगती है और प्रतिलिपिकरण करके ढेर सारे बनाने लगती है ई कोलाई बैक्टीरिया और बनने लगते हैं जीवाणु भोजी विषाणु अर्थात बैक्टीरियोफेज वायरस, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए किसका आया है, बैक्टीरियोफेज का आया है। याद रखेंगे इससे बनने वाले जो विषाणु होंगे, बैक्टीरियोफेज होंगे, इससे बनने वाले बैक्टीरियोफेज यहाँ समझेंगे। याद रखेंगे इससे बनने वाले जो बैक्टीरियोफेज होंगे, ये जो बने हैं नए बैक्टीरियोफेज, नए जीवाणु भोजी, ये जो बने हुए नए जीवाणु भोजी हैं यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें इसके डीएनए के साथ साथ इसका भी डीएनए आ चुका है। याद रखेंगे हम क्या कर रहे हैं, इसके डीएनए में अर्थात नए जीवाणु भोजी में इसका तो डीएनए आया है बैक्टीरियोफेज का, साथ साथ इसका भी डीएनए अर्थात ई कोलाई बैक्टीरिया का भी डीएनए इसके अंतर्गत प्रवेश कर चुका है। अब आपको बता दें कि अब ये जो जीवाणु भोजी हैं किसी दूसरे ई कोलाई के साथ क्या करेंगे, किसी दूसरे ई कोलाई जीवाणु को संक्रमित करेंगे। यहाँ पर समझेंगे आप लोग, यहाँ पर दूसरे किसी ई कोलाई को संक्रमित करेंगे, ये हो गई ई कोलाई। तो यहाँ पर मान के चलिए कि यह ई कोलाई बैक्टीरिया है, यह इसका साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा है आपसे, हमने आपसे यही कहा कि ऑलरेडी दूसरे जीवाणु का इस बैक्टीरियोफेज में डीएनए आ चुका है। तो लिख सकते हैं इसमें जो डीएनए आया हुआ है किसका आया हुआ है, ई कोलाई का आया हुआ है। अब यह जो जीवाणु भोजी है दूसरे ई कोलाई के साथ संपर्क करेगा तो इसमें जो दूसरे ई कोलाई का जो डीएनए है जीवाणु भोजी के माध्यम से इसमें क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अर्थात दूसरे ई कोलाई का डीएनए बैक्टीरियोफेज के माध्यम से, बैक्टीरियोफेज वायरस के माध्यम से किसी दूसरे ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब आप इसमें नोट कर लेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर देते हैं, यह जीवाणु भोजी विषाणु जो होता है ई कोलाई बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है और अपना डीएनए इसमें छोड़ देता है। और ई कोलाई जो जीवाणु होता है इसके डीएनए को, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को अपना डीएनए समझने लगती है
और प्रतिलिपिकरण करके ढेर सारे नए बैक्टीरियोफेज बनाती है, जिसमें खुद का डीएनए भी होता है और बैक्टीरियोफेज का भी डीएनए मौजूद होता है। अब नए बने बैक्टीरियोफेज में ई कोलाई का भी डीएनए होता है। जब यह बैक्टीरियोफेज किसी दूसरे ई कोलाई को क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे, तो दूसरे ई कोलाई में इस ई कोलाई का भी क्या होगा, ई कोलाई का डीएनए स्थानांतरित होगा। तो देख रहे हैं ना, इसका डीएनए बैक्टीरियोफेज के माध्यम से दूसरे ई कोलाई में स्थानांतरित हो रहा है, इसी को ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो आप इसमें नोट कर लेंगे। नोट करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्रिया में जीवाणु कोशिका के डीएनए का भाग दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा पहुंचाया जाता है। इस क्रिया में जीवाणु कोशिका के डीएनए का भाग, इस क्रिया में जीवाणु कोशिका के डीएनए का भाग, जैसा आप लोगों ने यहाँ देखा, डीएनए का भाग दूसरी जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा पहुंचाया जाता है। दूसरी जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जीवाणु भोजी द्वारा पहुंचाया जाता है, तो आप लोगों ने देखा, इस क्रिया में जीवाणु कोशिका के डीएनए का भाग दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इसमें इसका डीएनए आ गया और इसमें डीएनए दोनों का आ गया, और इसमें ई कोलाई का भी डीएनए, इसका डीएनए दूसरे ई कोलाई में क्या होगा, स्थानांतरित किया जाता है। तो उसी का आप लोगों ने लिखा है कि जीवाणु कोशिका के डीएनए का भाग दूसरी जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा पहुंचाया जाता है। जीवाणु भोजी एक प्रकार का विषाणु है। जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस है या विषाणु है, एक प्रकार का विषाणु है, वायरस विषाणु है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है, जो केवल जीवाणुओं पर आक्रमण करता है, जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। जीवाणु भोजी एक प्रकार का विषाणु है जो केवल जीवाणुओं पर आक्रमण करता है, अर्थात जीवाणुओं को संक्रमित करता है। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। निम्न प्रकार से होती है। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। इसमें पहला दूसरा करके लिखेंगे। पहला, जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करता है। देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आक्रमण किया है। पहला, जीवाणु भोजी
जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करता है। कोशिका पर आक्रमण करता है। आक्रमण करता है तथा अपना डीएनए इसमें प्रवेश करा देता है। तथा दिख रहे हैं ना, तथा अपना डीएनए इसमें क्या कर देता है, छोड़ देता है। तथा अपना डीएनए इस जीवाणु में प्रवेश करा देता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करता है और अपना डीएनए इसमें क्या कर देता है, प्रवेश करा देता है। ये पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे, जीवाणु का डीएनए छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। दूसरा, जीवाणु का डीएनए छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। जीवाणु का डीएनए छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। जीवाणु भोजी अपने गुणन के लिए अर्थात अपने समान संतान बनाने के लिए, अपने गुणन के लिए जीवाणु कोशिका का उपयोग करता है। जीवाणु कोशिका का उपयोग करता है। जीवाणु कोशिका का उपयोग करता है। कभी कभी नए जीवाणु भोजी बनने में नए जीवाणु भोजी बनने में उसके डीएनए के साथ साथ जीवाणु के डीएनए का भाग भी चला जाता है। जीवाणु के डीएनए का भाग भी चला जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा, जीवाणु का डीएनए छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। जीवाणु भोजी अपने गुणन के लिए जीवाणु कोशिका का उपयोग करता है। कभी कभी नए जीवाणु भोजी बनने में उसके डीएनए के साथ साथ जीवाणु के डीएनए का भी भाग उसमें चला जाता है। इसमें क्या होता है, जीवाणु भोजी जब बनता है तो जीवाणु भोजी के साथ साथ इसका ई कोलाई का भी डीएनए इसमें क्या हो जाता है, चला जाता है। अगला लिखेंगे तीसरा नंबर, जीवाणु कोशिका के फटने पर असंख्य जीवाणु भोजी बाहर निकलते हैं।
जीवाणु कोशिका फटने पर असंख्य जीवाणुभोजी बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तथा दूसरे जीवाणु पर आक्रमण करते हैं तथा दूसरे जीवाणु पर आक्रमण करते हैं हमने इससे पहले बताया था कि यह जीवाणु भोजी दूसरे ई कोलाई पर आक्रमण करेगा तो इसका डीएनए इसमें मिक्स है तो उसमें क्या होगा, स्थानांतरित हो जाएगा। तो उसी को आप लोग लिख रहे हैं कि दूसरे जीवाणु पर आक्रमण करते हैं वे जीवाणु भोजी जिसमें पहले जीवाणु के डीएनए के भाग मौजूद हैं, पहले जीवाणु के डीएनए के भाग मौजूद हैं, पहले जीवाणु के डीएनए का भाग मौजूद हैं, दूसरे जीवाणु पर आक्रमण करते हैं तथा दूसरे जीवाणु पर आक्रमण करते हैं तथा दूसरे जीवाणु पर आक्रमण करते हैं तथा पहले जीवाणु का डीएनए का भाग प्रवेश करा देते हैं तथा पहले जीवाणु के डीएनए का भाग प्रवेश करा देते हैं। इस प्रकार दाता जीवाणु का डीएनए ग्राही जीवाणु में चला जाता है। इस प्रकार दाता जीवाणु का डीएनए ग्राही जीवाणु में चला जाता है, ग्राही जीवाणु में चला जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने ट्रांजैक्शन में देखा, चित्र के माध्यम से पहले हमने आपको समझा दिया, उसी को क्या किया है हमने सीरियल वाइज लिख कर आपको बताया है। जो आप लोगों ने चित्र में देखा वही आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है, बाहर से कुछ भी नहीं लिखने को आपको मिला है। तो आपको ज़रूर समझ में होगा ट्रांजैक्शन द्वारा कैसे एक जीवाणु कोशिका का डीएनए दूसरे जीवाणु में प्रवेश करता है। ये आप लोगों ने जीवाणु भोजी विषाणु के द्वारा देखा। अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे आनुवांशिक पुनर्योजन में तीसरा, जिसको कहते हैं संयुग्मन। संयुग्मन क्या होता है उसको भी पढ़ लेते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट, संयुग्मन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है पहले चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो तीसरा हमारा हेडिंग होगा संयुग्मन।
संयुग्मन, कंजुगेशन, कंजुगेशन। इसमें क्या होता है कि एक प्लाज्मिड डीएनए सब में नहीं पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया। तो वहाँ पर हम देखेंगे कैसे क्या होता है। तो आप लोग एक जीवाणु कोशिका का चित्र पढ़े हैं पीछे, उसके हिसाब से हम आपको फिर से समझा दें, उसी टॉपिक पर लिए चलते हैं। ये जीवाणु कोशिका है, यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकी होती है, और आपको पता है कि यह इसके क्या हो गए, यह फ्लैजिला हो गए। ये क्या होंगे, ये फिम्ब्रिया हो गई, फिम्ब्रिया। अब फिम्ब्रिया के अलावा यहाँ पर देखेंगे एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में पीलई होते हैं, पीलई, जो डीएनए का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ये डीएनए का लेन देन इसके द्वारा करते हैं, याद रखेंगे, हमने सब बता रखा है। एक्सचेंज ऑफ डीएनए, ये क्या कहलाते हैं, पीलई, पीलई। प्रत्येक जीवाणु कोशिका में कितनी होती हैं, लगभग 1 से 4 की संख्या में होती हैं। ये हो गई क्या चीज़, रोएदार संरचनाएं, फिम्ब्री कहलाती हैं, फिम्ब्री, फिम्ब्री। ये क्या कहलाते, कशाभिका, कशाभिका, जिसको हम लोग फ्लैजिला भी कहते हैं, फ्लैजिला। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसके क्या हो गए, केंद्रकाव हो गए, न्यूक्लियोइड, केंद्रकाव। पूरे कोशिका द्रव्य में क्या होता है, फैला रहता है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। अब आप समझेंगे, यह इसका साइटोप्लाज्म है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा जीवाणु जिसमें प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है, आपको हमने बताया था कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जिसमें मुख्य डीएनए के अलावा अतिरिक्त डीएनए भी पाया जाता है, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड पाया जाता है। याद रखेंगे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मिड पाया जाता है, उसको यफ फैक्टर कहते हैं, यफ प्लस फैक्टर कहते हैं, याद रखेंगे, यफ फैक्टर कहते हैं। जिसमें प्लाज्मिड पाया जाता है उसे यफ फैक्टर कहते हैं, यफ फैक्टर कहते हैं, याद रखेंगे, यफ फैक्टर का मतलब। और जिसमें नहीं पाया जाता है, जिसमें नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे यफ माइनस फैक्टर कहते हैं, याद रखेंगे, उसे यफ माइनस फैक्टर कहते हैं। तो हमारे सामने जो दूसरी जीवाणु कोशिका बन रही है स्टूडेंट्स, यह इसका क्या हो गया, केंद्रकाव हो गया। इसमें किसी प्रकार का कोई प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा है, ठीक है ना, याद रखेंगे। इस पर ये भी क्या हो जाएंगी, पिलई हो जाएंगी, जो उसमें बना रखे हैं, ये पिलई हो जाएंगी। पिलई हो गई, ये क्या हो गई, फिम्ब्रिया हो गई, ये इसका फ्लैजिला हो गया, समझेंगे। इसको यफ माइनस कहते हैं, यफ माइनस कहते हैं, इसको यफ प्लस भी कहते हैं, याद रखेंगे। यफ फैक्टर क्यों कहते हैं, क्यों उसको इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, यफ माइनस इसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। तो इसमें कैसे एक जीवाणु कोशिका का प्लाज्मिड दूसरे जीवाणु कोशिका में कैसे स्थानांतरित होता है,
इसमें हम जानेंगे। तो जो फिम्बरियाँ होती है, फिम्बरियाँ कह रहे हैं पिलई होती है, इसके द्वारा जीवाणु क्या करता है, अपना डीएनए एक्सचेंज करता है, डीएनए का लेन देन करता है। कैसे करता है जरा हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर हम नीचे ही बना देते हैं, चाहे इसके नीचे बना देते हैं। एक में पाया जाता है, एक में नहीं पाया जाता है, देखेंगे तो इसी के नीचे बना देते हैं। हमने इसी जीवाणु कोशिका को नीचे बना रखा है, जिसको हम F माइनस फैक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड डीएनए नहीं पाया जा रहा है, इसमें कोई प्लाज्मिड डीएनए नहीं पाया जाए। केंद्रकाव हो गया, इसका साइटोप्लाज्म हो गया। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि यह जो जीवाणु होता है जिसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है, यह पिलई के माध्यम से डीएनए का लेन देन करता है। यहाँ पर पिलई होंगी, ये पिलई होंगी, तो कैसे लेन देन करता है अब ये देख लेंगे। एक जीवाणु कोशिका दूसरे जीवाणु कोशिका में क्या करता है, अपने डीएनए का एक्सचेंज कर देता है। तो इससे पहले जब यह जीवाणु दूसरे जीवाणु से जुड़ता है तो इसका रिप्लिकेशन हो जाता है, अर्थात यह रिप्लिकेट होकर एक दूसरा प्लाज्मिड बना लेता है। जैसे ही यह दोनों आपस में पिलई के माध्यम से जुड़ जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे दोनों आपस में किसके माध्यम से जुड़े हैं, पिलई के माध्यम से। यहाँ देखेंगे पिलई के माध्यम से जुड़ जाते हैं, तो यह जो डीएनए इसका प्लाज्मिड डीएनए होता है, यह प्रतिलिपिकरण कर जाता है, अर्थात अपने समान दूसरा प्लाज्मिड डीएनए बना लेता है और प्लाज्मिड डीएनए बनाकर इसके अंतर्गत प्रवेश करा देता है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको आने के लिए। अब इसमें यह प्लाज्मिड डीएनए क्या करेगा, प्रवेश करेगा और इसके अंतर्गत चला आएगा। तो याद रखेंगे जब इसके अंतर्गत यह प्लाज्मिड डीएनए आ जाएगा तब यह F माइनस फैक्टर से किसमें चेंज हो गया, F प्लस फैक्टर में। याद रखेंगे यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जब एक F फैक्टर दूसरे F माइनस फैक्टर के जीवाणु से जुड़ता है अपने फिम्बरी के पिलई के द्वारा, ये पिलई है, पिलई के द्वारा जुड़ता है, तो जो F फैक्टर जो जीवाणु होता है वह अपने प्लाज्मिड